CUET हिस्ट्री डोमेन के साथ तैयारी करने वाले सभी छात्रों का मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। YouTube पर पिछले सेशन में हमने प्रैक्टिस सेट 2 के साथ में आप सभी लोगों के समक्ष सामने आया था, जिसमें आप सभी छात्रों ने ये कहा था कि सर यूनिट 3 बड़ा डिफिकल्ट लगता है और उससे संबंधित प्रश्नों पर आप चर्चा परिचर्चा करें और प्रयास करें कि इन चर्चा परिचर्चा के माध्यम से एक ब्रीफ, जितना संभव हो सके, एक ब्रीफ डिस्कशन यदि संभव हो सके तो आप कर दें, हम सभी छात्रों के हित में। जैसा कि आप सभी छात्रों को मालूम ही है कि दृष्टि ने उन सभी छात्रों के लिए जिन्होंने उनके कोर्स को परचेज किया है या जिन्होंने उनके कोर्स को परचेज नहीं किया है, सभी छात्रों के हित में हम लोगों ने CUET में प्रत्येक डोमेन सब्जेक्ट पर और प्रत्येक पेपर पर अभ्यास प्रश्नों की एक संपूर्ण श्रृंखला चलाई है। आप सभी छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए और आप सभी छात्रों के द्वारा जो रिक्वेस्ट किया गया था उस रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए यूनिट 3 पर मैं कुछ डिस्कशन भी करूंगा। हालांकि संपूर्ण डिस्कशन संभव नहीं है इस प्रैक्टिस सेशन के अंतर्गत, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में हम लोग 5 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से करते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक ब्रीफ आइडिया आपको बतलाना चाहता हूं कि यूनिट 3 में है क्या, आप इससे क्यों घबरा रहे हैं। यूनिट 2, जिसमें 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक, अर्थात मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य से लेकर गुप्त साम्राज्य तक के राजनीतिक आर्थिक इतिहास को आपको पढ़ना था। उसमें आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत कंफर्टेबल थे आप। लेकिन यूनिट 3 में सामान्य तौर पर मैं देखता हूं कि छात्र कंफर्टेबल नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए है मेरे प्रिय साथियों, क्योंकि यूनिट 3 में मुख्य रूप से प्राचीन भारत के सामाजिक इतिहास को उठाया गया है और यूनिट 4 प्राचीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास, विशेषकर धार्मिक इतिहास और उसमें भी बौद्ध धर्म के संदर्भ विशेष में सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। चूंकि सामान्य तौर पर जब हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं तो राजनीतिक प्रशासनिक विकास पर हमारा अत्यधिक बल होता है और इतिहास लेखन के अंतर्गत भी विभिन्न विद्वानों ने राजनीतिक प्रशासनिक विकास के लेखन पर अधिक बल दिया है। उसमें कहानियां भी हैं और स्वाभाविक सी बात है, कहानियों को पढ़ने में थोड़ा आसानी रहता है। यूनिट 3 जो प्राचीन भारत के सामाजिक इतिहास को आपके समक्ष प्रस्तुत करता है, उसमें मुख्य रूप से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी तक भारत में हुए सामाजिक इतिहास को आपके समक्ष प्रस्तुत करने पर बल दिया गया है। इसके अंतर्गत जाति व्यवस्था, वंश व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, कुल व्यवस्था, बंधुत्व को समझाने का प्रयास किया गया है। वस्तुतः समाज और समाज की विभिन्न इकाइयों का निर्माण कुछ न कुछ संबंधों के आधार पर होता है। सामान्य तौर पर यह रक्त संबंधों पर आधारित एक संकल्पना है जो समाज के सभी सदस्यों को एक दूसरे से बांध कर रखता है और इस बंधुत्व की अवधारणा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल भारतीय समाज के संदर्भ में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था है।
हालांकि इन संबंधों का सबसे प्राथमिक उदाहरण, बंधुत्व का सबसे प्राथमिक उदाहरण परिवार व्यवस्था है, कुल है, वंश है। इसी को जब हम और अधिक व्यापक संदर्भ में देखते हैं, विस्तृत संदर्भों में देखते हैं, तो इसी को हम पहले वर्ण व्यवस्था कहते थे, लेकिन अब हम लोग जाति व्यवस्था की बात करते हैं। इस कारण से इस टॉपिक को समझने में थोड़ा सा परेशानी आपको होता है, और यह परेशानी सामान्य तौर पर लगभग सभी छात्रों को होता है। मैं इस संदर्भ में सबसे पहले तो यह कहना चाहूंगा कि इस पूरे टॉपिक में 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं भारत के सामाजिक इतिहास के संदर्भ में। उन 3 बातों को समझने का प्रयास कीजिए। पहला, महाभारत की कथा को आपको समझना है। महाभारत की कथा या महाभारत में दिए गए उपदेश। महाभारत में 2 चीजें हैं, एक तो आख्यान है जिसे हम कथा कहते हैं। अपने ही परिवार के 2 भाइयों के बीच बंधुत्व है, भाईचारा है, लेकिन फिर भी राज्य को प्राप्त करने के लिए, शासन करने के लिए दोनों परिवारों के बीच ही जो संघर्ष हुआ है, उस संघर्ष की कहानी ही महाभारत के रूप में है। लेकिन इसके उपदेशात्मक भाग भी हैं, जिसके अंतर्गत कृष्ण युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश देते हैं। यह उपदेश समाज के आचार विचार व मानदंडों को आदर्श रूप में स्थापित करने के लिए है। कई अर्थों में कथा में भी एक उपदेश या एक लेसन छुपा हुआ हो सकता है, और उपदेश में भी एक कथा छुपी हुई हो सकती है। ये दोनों एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न नहीं हो सकते, और ना ही इन्हें हमें भिन्न करके देखना चाहिए, क्योंकि महाभारत, सामान्य तौर पर महाभारत और रामायण की कहानी को हम लोग ऐतिहासिक नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी रामायण और महाभारत की रचना जिस काल में हुई है, या जिस तरीके से विभिन्न समय काल में विभिन्न क्षेत्रों में रामायण और महाभारत की रचना विभिन्न भाषाओं में की गई है, उसके अंतर्गत, उस मूल कहानी के अंतर्गत भी उस समय के समाज के आचार विचार, आचरण, व्यवहार, मूल्य व्यवस्था को समझने में हमें मदद मिलती है। साथ ही साथ प्रत्येक समाज के कुछ आदर्श मानदंड होते हैं। महाभारत और रामायण के रचनाकारों ने भी एक ऐसी